हेलो फ्रेंड्स, आपका विशाल स्टडी पॉइंट पे फिर से स्वागत है। हम आपके लिए वीडियो का जो प्रीवियस पेपर सेट है वो हम लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 2018 में ये पेपर हुआ था और ये प्रथम पाली का ये प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर है। जैसे कि ये तारीख भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आपके सामने देख सकते हैं। 23 तारीख को ये पेपर हुआ था, मॉर्निंग वाली शिफ्ट है। जो सारे के सारे इसमें व्याख्या सहित हम आपको इसमें डिस्कशन करेंगे। ये हिंदी का सेट है। किसका है ये हिंदी का। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे इसमें? मैं 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें ना एक पैसेज दिया हुआ था, तो उसको पढ़ते हैं, गद्यांश को देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर गद्यांश को देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे शो होता है, आगे मैं फुल डिस्प्ले पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आराम से आपको विजुअल हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। जो शीर्षक की अगर बात करी जाए तो शीर्षक हमें देखो ज़्यादातर मोस्टली ऊपर में ही मिल जाता है या फिर सबसे नीचे होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या किसकी बारे में बात कर रखी है ना। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर देखो, सबसे पहले पढ़ते समय आप एक बार ना ऑप्शन पर जरूर ध्यान दे दीजिए कि इसमें क्या है। उत्साह दे रखा है, जोश दे रखा है, घमंड दे रखा है, वीरता दे रखा है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या इसमें कुछ मिल रहा है। देखो, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह के जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, आपने शुरुआत में पढ़ा तो शुरुआत में आपको क्या देखने के लिए मिला। देखो, उत्साह से शुरू हो रहा है, उत्साह से शुरू हो रहा है और उत्साह के बारे में ही बताया जा रहा है। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज़्यादातर उत्साह के बारे में इसमें चर्चा हो रही है। जो ज़्यादातर जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है वो वही है। देखो, फिर से उत्साह के बारे में फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा कि उत्साह इस गद्यांश में ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या है? पहला सही है। इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। व्याख्या साइड देखो, व्याख्या में क्या दे रखा है कि उत्साह की डैश भी सुनते हैं, तो उत्साह से ही ज़्यादा इसमें दे रखा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, देखो ये दे रखा है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। अब ये कुंती के बारे में बता रखा है कि जो कुंती थी अपने नवजात शिशु कुमार को शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। कुंती के बारे में, तालाब में छोड़ के आई थी, नदी में आई थी, समुद्र में आई थी या कुआं में आई थी। जरा देखते हैं इसमें क्या बता रहा है, कुंती के बारे में क्या बता रखा है। ठीक है। यहाँ दे रखा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ दे रखा है, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को किस में छोड़ के आई थी। यहाँ आपको दिख रहा होगा, नदी में छोड़कर आई थी, लौटकर आई थी। कहाँ छोड़कर आई थी? नदी में छोड़कर आई थी। मतलब इजीली तरीके से आप इसको अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है ना। इसमें नदी भी है, बाई मिस्टेक देख लेते हैं। समुद्र बता रहा है इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट एक मिनट, ये नौमा है ना। इसका करेक्ट आंसर वैसे नदी होगा। इधर इसका करेक्ट आंसर इधर दे रखा होगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है। तो इसमें नदी में छोड़ के आई थी, देखो साफ साफ यहाँ दे भी रखा है। इसका आंसर ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। मंजूषा को उसका भाग्य लेके जा रहा था। इसको मैंने पढ़ रखा है, इसलिए क्या है, इसका भाग्य लेके जा रहा था। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ इसको भाग्य लेके जा रहा था। ठीक है। भाग्य लेके जा रहा था। देखो सामने ये मंजूषा बहती जा रही थी, उसे पकड़ के लेके आओ। जो मंजूषा के बारे में यहाँ दे रखा है कि नहीं दे रखा है? मंजूषा के बारे में यहाँ दे रखा है। ठीक है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर मैंने उसी को देखा था। मंजूषा किसी रुकावट के साथ में उसे स्वयं बहाकर ले जा रहा था। भाग्य उसे स्वयं बहाकर
ले जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये गद्यांश को पढ़ लेना, उसके हिसाब से आप आंसर को लगा सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा हो गया था, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, फोर्थ हो गया था, थर्ड हो गया था। अब फोर्थ पे देखते हैं। राजा दशरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? राजा दशरथ ने सेवकों को किसकी आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। जब मंजूषा बह के चला जा रहा था तो उसको लाने की आज्ञा दी थी। आगे हम बात करते हैं तो चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो चंपा नगरी के राजा राधा और सेवक के साथ में आए थे। किसके साथ में आए थे? सेवक के साथ में आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक से ज्यादा के लिए अगर उसे भेजा जाता है तो उसे परिपत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिपत्र बोला जाता है। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, इसमें क्या कह रखा है परिपत्र के ऊपर। देखो व्याख्या है, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाएगा तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। गस्ती पत्र भी कहते हैं। अगर आपको परिपत्र लिखा हुआ ना मिले तो इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाला अनेक होते हैं। ठीक है ना, मतलब प्रेषक क्या होता है? एक ही होता है और पाने वाले बहुत सारे होते हैं। इसे परिपत्र बोला जाता है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, मतलब कैसे लिखता है? व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पत्र लिखता है तो उसे हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्या बोला जाता है? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है ना, डिटेल से देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। मतलब व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले सरकारी काम से, व्यक्तिगत कोई भी सरकारी काम है, गवर्नमेंट कार्य है और व्यक्तिगत रूप से उस एक पत्र को लिख रहे हैं तो वो अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। इनका उद्देश्य सरकारी सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता प्रदान करने तथा साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षण करता करना है। मतलब कोई स्पेशल इंडिकेशन करने के लिए ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अब निवेदन में क्या लिखना चाहिए? बताइए। अभिनिवेदन बंदा कोई कर रहा है तो उसे क्या क्या लिखना चाहिए? आपका या भवदीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य? आपका आज्ञाकारी शिष्य सही होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य सही होगा। देखो आंसर सी है कि नहीं है? सीधे रखा है। देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है। नॉर्मल सी चीज थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? जो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए बताओ? तो 1/3 मतलब 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 9 का। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 1/3 जो भी कोई पाठ है उसका 1/3 यूज करना चाहिए। ठीक है। 10वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? देखो अब ये तो बड़ा अजीब है। एक होता है ये दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं? स्वर होती हैं और व्यंजन होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर इसमें 2 दे रखा है, पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 कभी हो सकता है क्या? देखो एक होता है ह्रस्व स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर होता है। जैसे राम, जैसे प्लुप्त स्वर होता है। जैसे मैंने लिखा राम, क्या लिखा मैंने? रा, जैसे राम, इस प्रकार से मैंने लिखा तो ये पीछे जो गैप हो गया ना, इसी को कहते हैं प्लुप्त स्वर। पर
जो वैलिड माने जाते हैं वो सिर्फ दो ही माने जाते हैं। कौन से? ह्रस्व और दीर्घ माने जाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है जिसमें कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री, अ ई उ री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, उ। जिनमें ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, और एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अच्छा, अग्र स्वर में क्या आ जाता है? ए ई, ए ऐ, ये सब के सब अग्र स्वर आ जाते हैं। अग्र का मतलब हो गया जो आगे मुख के आगे वाले भाग से बोला जाता है। ई, ए ऐ, है ना। ये मध्य आ, बीच में अ। पश्चिम मतलब आ, उ, उ, ओ औ। मतलब ये पीछे की जो वाइब्रेशन हो रही है उसे पश्च कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें आभार पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी का स्त्रीलिंग है। माया, भाषा, दया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। और ये पुल्लिंग कौन सा है? आभार। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से पुल्लिंग देखना है। तो पुल्लिंग यहाँ पर कष्ट है, सेना, क्षमा, आशा, ये सब के सब नहीं है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आय, आय शब्द स्त्रीलिंग है। 16वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है, बताइए। पत्ता स्त्रीलिंग, पत्ता। गृह, चंदन, गृह चंदन। बताओ कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, तो इसमें क्या है? सभा। सभा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। दिए गए विकल्पों में से जो सभा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। देखो आंसर दे रखा है, स्त्रीलिंग होता है, जबकि गृह, पत्ता, चंदन ये पुल्लिंग होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है ना। सदा प्लस जैसे सदा है, तो ये जब संधि विच्छेद करोगे तो इसका ये सत प्लस आनंद होगा। क्या होगा? सत प्लस आनंद, आधा त। और जब ये आ जुड़ेगा तब बन जाएगा दा, पूरा का पूरा। और ये इसमें दे भी रखा है सत प्लस आनंद है। यह व्यंजन संधि कहलाती है। ये कौन सी है? व्यंजन संधि है। इसके नियम अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले पांच में, ये काफ़ी डिटेल है, इसको नहीं बताएंगे हम। आगे चलते हैं 19 वाला, क्योंकि समय इतना है नहीं है, जल्दी से जल्दी वीडियो इसकी खत्म करें। पुस्तकालय में दीर्घ, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में बताइए कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ है। ठीक है ना। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जो सजातीय स्वर होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े होते हैं, एक जैसे अ प्लस आ, तो ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? दीर्घ संधि में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। आबे उदय, तो अबे उदय का क्या होगा? संधि विच्छेद। तो संधि क्या होगी? अभियुदय, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। 21 में चलते हैं। यथा संभव, यथा संभव में कौन सा आंसर है? तो वह अव्ययी भाव, यथा, है ना। यथा वगैरह जैसे शब्द आ जाए वो अव्ययी भाव होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। 22वां, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय है। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो कर्मधारय समास है। इसमें समास में उत्तर पद प्रदान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष का संबंध होता है, वही कहलाती है क्या? कर्मधारय। आगे हम बात करते हैं अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अद इसमें क्या है? उपसर्ग है। 24 में देखो, संग्राम में उपसर्ग है, तो इसमें सम, सम क्या है? उपसर्ग है। 25 वाले में देखते हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी जिसमें ई प्रत्यय है। क्या है? ई। तो इस वाले हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। और
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम दूसरा पार्ट जरूर लेके आएंगे, और 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा वो, और आपको बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तो चलिए, एक छोटी सी वीडियो के साथ में आए थे। ठीक है, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।